নমস্কাৰ প্ৰাগ বিশেষলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই নবনীতা আৰু আজি আমাৰ অতিথিগৰাকী অতিকৈ বিশেষ বুলি কিয় কৈছোঁ আপোনালোকে অলপ সময় পিছতে গম পাব তেওঁ যেতিয়া মই চিনাকি কৰাই দিম কাৰণ আজি তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত এটা জনাশুনা নাম এজন ব্যক্তি যাৰ ব্যক্তিত্বই হৈছে তেখেতৰ পৰিচয় আমি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ লক্ষ্মী আগৰৱালক स्वागत है आपका हमारे शो पे लक्ष्मी जी। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट। आप यहाँ आई और मेरे हिसाब से आपको अच्छा तो लगा ही होगा। पहले यही पूछ लेते कि कैसा लगा आपको आसाम? बहुत ही अच्छा लगा और मुझे बहुत पसंद भी है नॉर्थ ईस्ट। खूबसूरत जगह है लोग बिल्कुल बहुत खूबसूरत जगह है। जब मैं आ रही थी तो मैं देख रही थी फ्लाइट से, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ के लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे। देन जो आजकल जो वो सब्र, क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ तो एक हड़बड़ी सी हो गई है इंसान के अंदर ना, कुछ सब्र नहीं रह गया है। तो वही चीज़ें यहाँ देखने को मिली कि यहाँ बिल्कुल अपोजिट है, सब कुछ एकदम नॉर्मल, एकदम वैसी। तो बड़ा अच्छा सा लगा सबसे मिलके कि सब कुछ एकदम नॉर्मल है। हाँ ठीक है, स्टेबल सा है कि हो जाएगा ये विश्वास है कि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के लोगों से आप मिले, यहाँ आपने इंटरेक्ट किया, बच्चों के साथ आपने इंटरेक्ट किया, स्कूल के बच्चों के साथ। जैसे आप कह रही थी कि बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं, आपकी बातें बहुत अच्छी तरीके से वो सुन रहे थे। हालांकि आज के दिन में हम देखें तो बच्चों में इतना धीरज तो देखने को नहीं मिलता। सो दे वर वेरी पेशेंट टू लिसन टू यू व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट द इशू, जो इशू आप अपहोल्ड कर रही हैं पूरी दुनिया के सामने, उस इशू के बारे में। क्योंकि एसिड अटैक ऐसी चीज़ है जो किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपके दुश्मन ही क्यों ना हो। तो आपने ये कैंपेन छेड़ा है और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग इसे आगे भी बढ़ा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम कहें एसिड अटैक्स के केसेस होते काफ़ी सारे हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं होती है। तो आप जो ये मुहिम आपने छेड़ी है वो यहाँ आप किस तरीके से आगे ले जाने के बारे में कुछ सोचा है आपने? सोचा नहीं है, मैं एक्चुअली मैं कर भी रही हूँ यहाँ पे। यहाँ के भी सर्वाइवर्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं जी। और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि ये मुहिम सिर्फ मेरी मुहिम नहीं समझती मैं इसको, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये सबके लिए है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सिर्फ एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए ही नहीं, ये सोसाइटी के हर एक इंसान के लिए है कि क्योंकि ये हादसा कभी भी किसी के साथ भी कहीं पे भी हो सकता है। तो मेरा मानना ये है कि ये अटैक आगे ना हो, इसीलिए ये मुहिम छेड़ा गया है। इतने जो लॉज आए हैं इस पे, तो इसीलिए क्योंकि आगे ना हो ये, इसलिए। बाकी हम हर जगह सर्वाइवर को रीच आउट करते हैं, हर शहर में। और मेरे हिसाब से मैं कोई भी शहर नहीं छोड़ रही हूँ कि जहाँ पे सर्वाइवर हों और मैं उनको वहाँ से ना लेके आऊँ, क्योंकि इसमें हम रीच आउट भी कर रहे हैं, सर्वाइवर को रीच आउट करके वहाँ से निकालते हैं। और ऐसे ख़राब स्थिति में मैं आपको बताऊं कि सर्वाइवर्स ऐसे गाँव से जिसे कहते हैं पिछड़े गांव बोलते हैं, लाइक कम्युनिकेशन जहाँ पे है ही नहीं होता। वो लड़कियां आती है जो सिर्फ एक ऐसे कपड़ों में होती है, मतलब वो जींस तो बहुत दूर की बात है। जब वो आती हैं हमारे पास और 15-20 दिन में उनका जो बिहेवियर चेंज होता है, टॉकिंग वे चेंज होता है, स्टाइलिंग जो चेंज होती है वो एकदम डिफरेंट हो जाता है। लगता ही नहीं है कि ये ऐसे गांव से लड़कियां निकल के आई हैं। अच्छा लगता है क्योंकि ये एक पॉजिटिव चैलेंज है, क्योंकि जब एक लड़की कुछ करती है तो दूसरी सोचती है कि जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ये चीज़ें, और सबसे बड़ी बात ये कि खुद एक सर्वाइवर जब बाहर निकल के आती है तो सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और आवाज़ बुलंद होती है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम देखें लक्ष्मी जी, तो आज भी हालांकि हम 21वीं सदी में आज जी रहे हैं जहां हम सोच रहे हैं कि हम चांद पर लैंड करेंगे, चंद्रयान 2 है, यहाँ मार्स तक भी हम पहुंच गए। फिर भी हम अगर देखें तो जेंडर इक्वालिटी तो अब भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे समाज में, जो बायस्ड नेचर रहता है क्योंकि बेसिकली पेट्रियार्कल सोसाइटी है। तो आज भी लड़कियां चाहे जितने भी आगे बढ़ जाएं, ऐसा होता है बोलते तुमने किया ही क्या है, ऐसी बातें होती रहती हैं। आप हमेशा से इस बात को लेकर काफ़ी
वोकल रही कि जेंडर इक्वालिटी जो होती है उसको लेकर आपने काफ़ी लड़ाई की। और यहाँ भी हम अगर देखें तो जेंडर इक्वालिटी या फिर जेंडर इनइक्वालिटी जो फ़िलहाल है उसको लेकर भी काफ़ी सारे लोग एक्टिव हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक पायनियर मानी जाती है इस फील्ड में। तो हम चाहेंगे कि यहाँ भी जो एक आपकी आवाज़ यहाँ के लोग भी सुने, यहाँ की लड़कियाँ भी आगे बढ़ के, लड़कियाँ नहीं, मैं तो चाहूँगी कि लड़के आपकी आवाज़ सुने और वो समझे कि दरअसल लड़की ना हो तो फिर बाकी कोई नहीं है। एक्चुअली में देखा जाए कि इक्वालिटी तो शुरू से ही है, बस एक नज़रिए का हेर फेर है जी। और जो नज़रिया है वही बदल देता है। ठीक है, एक लड़का लड़का है, लड़की लड़की है। अगर हम बात करें LGBT की भी, ठीक है, सारे जेंडर की बात करते हैं, हम सिर्फ लड़का लड़की की ही क्यों बात करें, क्योंकि सब लोग नॉर्मल हैं, ठीक है, वो नेचुरल, जो चीज़ें हैं वो नेचुरल है। दूसरा ये कि हमारे साथ क्राइम हुआ है, हमने क्राइम किया नहीं है, तो हमारे साथ क्राइम हुआ है। और ये जो सदी चली आ रही है पितृसत्ता की, अगर हम हमेशा यही, क्योंकि जो चीज़ें हमें दिखती है ऊपर से हम उसी चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन आज आप कहीं कई ऐसे गाँव की तरफ जाए, गाँव भी क्या, अगर आप जैसे राजस्थान की तरफ जाएं, कुछ ऐसी जगहों में जाए तो जहाँ पे एक औरत की भी चलती है घर के अंदर, क्यों हमेशा एक आदमी से ज़्यादा, एक ससुर से ज़्यादा क्यों एक सास कहती कि मुझे पोता चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन ये चीज़ ख़त्म हो जाए कि मुझे पोता चाहिए, पोती नहीं, तो वहीं से इक्वालिटी शुरू हो जाएगी। तो एक जो बात हमेशा कही जाती है कि औरत ही औरत की दुश्मन है, ये फैक्ट है। लोग कहते हैं, ये जब ये बात कही जाती है, लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि एक औरत एक औरत का दर्द समझ सकती है। सबसे बड़ा झूठ। अच्छा। दूसरा पॉइंट ये कि लोग कहते हैं कि एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये भी सबसे बड़ा मतलब एक गलत है ये, कि लोग ये कहते हैं कि क्यों नहीं हो सकते एक लड़का लड़की दोस्त, बिल्कुल, किस कारण नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते। तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी के अंदर। नहीं, तुम एक लड़का लड़की हो, एक लड़की उसी से ही बात कर सकती है जो उसका हस्बैंड होगा, जो उसका मंगेतर होगा, जो उसका बॉयफ्रेंड होगा। वो अलग पर्सन से बात करेगी तो तुम्हारा 10 लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है। बिल्कुल यही बात जो मेरी माँ भी हमेशा कहती थी, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड भी एक लड़का ही है। तो मेरी माँ जो है, मैं पर्सनल नहीं हो रही, पर फिर भी मेरी माँ भी यही मानती थी कि एक लड़का तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकता है। ये पर्सनल नहीं है, अगर आप देखे जाए कि आप, अच्छी बात है कि आप अपने शो के दौरान अपनी बात को भी रख रहे हैं जी। जो आपको सुनते हैं रेगुलर्स, वो भी ये भी देखेंगे कि आज हम जिनका शो हम सुन रहे हैं, जिनका शो फेवरेट है, और जब वो देख रहे हैं और उनको यही चीज़ लगेगी कि जब आप अपनी बात को रख सकती हैं, बता सकती हैं पूरे गट्स के साथ, तो वो क्यों नहीं बता सकते, और क्यों नहीं हो सकते एक लड़का लड़की दोस्त। और बचपन से ही जो ये रीति रिवाज ये जो चले आ रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्राइम का मैं समझती हूँ वो यही है, जो बचपन से ही भेदभाव चले आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बोलूँ, कहते हैं कि स्कूल से ही हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, तो वहीं पे ही बुक अगर आप देखें नर्सरी क्लास की, उसमें ही अगली जी, वहीं से कि मतलब क्या है अगली का मतलब क्या है। वहाँ पे एक डार्क कलर की लड़की है जिसका कलर ब्लैक है, वो अगली हो गई। तो ये हमें बिल्कुल हमारे दिमाग में बचपन से ही डाल दिया जाता है, हालांकि जेलेसी कंसेप्ट ही गलत है। जेलेसी, अब अगर आज आपने टॉक सुना तो उसमें आपने देखा होगा कि लड़कियों ने कहा कि लड़कियां सबसे ज्यादा जेलस क्यों है। इसका रीजन, 4 लड़की होगी, उनके 4 लड़कियों के बीच में एक लड़का होगा, तो वो चारों उसको मनाने की कोशिश करेंगी अलग अलग स्टाइल से, क्योंकि उनको ऐसी ग्रोथ मिली है। बिल्कुल, परवरिश ऐसी होती है, ऐसी कि बचपन से। अब आप एक घर में 2 बहन भाई हैं और एक माँ ये कह रही है कि लड़की का चेहरा इम्पोर्टेंट होता है। अब उस लड़के के मन में, दिमाग में वो बैठ रही है बात, और वो अपने लिए गर्लफ्रेंड भी सुंदर ढूंढेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक्चुअली जो माएँ होती हैं, जो होने वाली सास होती हैं, वो हमेशा अपने बेटे से कहती हैं या फिर रिश्तेदारों से कहती कि मुझे एक सुंदर बहू चाहिए। तो पहली बात हमेशा यही निकलती है, ऐसा क्यों नहीं है कि आप लड़की के गुणों से उसको घर क्यों नहीं लाना चाहते? ये सिर्फ बातों में रह जाती है। चेहरा मायने रखता है। वो चीज़ें पता है कब नजर आती हैं? आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज, बिल्कुल।
जी। कि काश हमने इसका चेहरा नहीं देखा होता। नहीं, तब फिर क्या पछताएंगे आप उसके बाद। पछताने का कोई खैर काफ़ी सारे होते हैं एवेन्यूज़ जहाँ पे आप और कुछ कर सकते हैं। तो समाज में इस बात धीरे धीरे बदल रहा है, पर पता नहीं कितना वक्त मैं लगेगा। आपको बदलने की बात करूं यहीं पे, अगर एक सपोज दैट कि हस्बैंड वाइफ ऑफिस जाते हैं, ठीक है, हस्बैंड का भी 9 बजे का टाइम है और वाइफ का भी 9 बजे का टाइम है, ऑफिस टाइम है, पर वाइफ हमेशा 6 बजे ही उठ के खाना बनाना शुरू करेगी, नाश्ता बनाना शुरू करेगी। हस्बैंड अपना 8 बजे उठेगा, रेडी होगा और उसके बाद ऑफिस के लिए निकल जाएगा। देन हस्बैंड से ज़्यादा सैलरी वाइफ कमा रही है और उससे ज़्यादा मेहनत वाइफ कर रही है, पर वो इवनिंग में आके खाना भी वही बनाएगी, चाय भी वही बनाएगी। लेकिन अगर उसी जगह पे अगर वो दोनों मिलके 7 बजे उठते हैं, 1 घंटा वाइफ को और मिलता है, दोनों मिलके वो काम करते हैं, तो ये जो शुरुआत कहीं बाहर से नहीं होगी, घर से, घर के अंदर से ही होगी। और हमेशा मैं आपको क्यों कहूँ कि आप बदलो, अगर मैं बदलूंगी तो आप मुझे देख के खुद ही बदल जाओगे। तो ये जो बदलाव है वो अंदर से होनी ज़रूरी है, इट शुड कम फ्रॉम विद इन। वैसे जैसे हम लोग नसीहत देते हैं लोगों को, तो वो नसीहत अगर वो इम्बाइब नहीं कर सकता है तो उसे हम लाख समझाए वो अपनी मर्जी से करेगा। नसीहत दूसरों को देना आसान है, पर खुद को अप्लाई करना बहुत मुश्किल। लेकिन जिस दिन इसका अपोजिट हो जाए तो शायद सोसाइटी में बहुत बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। ठीक है, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। आपने जब आपके साथ ये सारी दुर्घटना हुई 2005 में, आप एक छोटी सी लड़की थी, 15 साल की, प्यारी सी चुलबुली सी लड़की जिसे अपनी ज़िंदगी में जीना अच्छा लगता था, मस्त रहती थी। आप काम भी कर रही थी तब असिस्टेंट के तौर पे जब ये सारा हादसा हुआ। फिर लाइफ बिल्कुल आपकी एक टर्नओवर हो गई पूरी। मैं अगर आपको मैं इंटरप्ट करूं तो काम करना मेरा मेन मकसद था ही नहीं। अच्छा। एक्चुअली में मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा एक बार कि लक्ष्मी तुम लाइफ में क्या करना चाहती हो, तो मैंने कहा मुझे सिंगर बनना है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ और करो, क्योंकि अच्छा। उनको सिंगिंग डांसिंग ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी। देन उसके बाद मुझे लगा कि ऐसे तो ये मानेंगे नहीं, खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा। तो उस वक्त में मैंने कहा कि 2 महीने की छुट्टियां पड़ने वाली थी स्कूल की, तो मैंने कहा मुझे जॉब करना है, क्योंकि मैं ऐसे कब तक घर के अंदर बैठी रहूंगी, डरती रहूंगी, तो मुझे बाहर निकलना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कहीं ज़्यादा दूर नहीं। बड़ी मुश्किलों से वो जॉब के लिए माने, और एक 15 साल के बच्चे का जॉब क्या। तो एक्चुअली में जॉब करना मेरा मेन मकसद था ही नहीं। अच्छा। किसी सिंगिंग क्लास को ज्वाइन करना और उसके बाद सिंगिंग सीख के किसी रियलिटी शो में जाना। हम आपका गाना ज़रूर सुनेंगे, पर पहले बात कर लेते हैं, बिकॉज आप यकीन मानिए तो यहाँ के लोग गाने के बहुत शौकीन हैं। और स्पेशली मुझे गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपकी आवाज़ भी मीठी है। थैंक यू सो मच। हम आपका गाना ज़रूर सुनेंगे। आप बोल रही थी कि एक्चुअली आप सिंगिंग करना चाहती थी। तो अब मैं रियलिटी शोज देखती थी जी। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई ऐसे तो पेरेंट्स मानेंगे नहीं, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए तो जहाँ पे पेरेंट्स को लगे कि हाँ मेरा बच्चा कुछ कर सकता है, क्योंकि रियलिटी शोज में यही चीज़ें दिखाई भी जाती हैं। तो उस वक्त में यही चीज़ मुझे लगी, तो मैंने यही रास्ता चुना। और मुझे यही रास्ता आसान भी लगा। और चुनने के बाद फिर मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसी घटना हो जाए। क्या लड़कों को हक है कि आप किसी से ज़बरदस्ती करो, आप किसी से प्यार नहीं करते हो, वो इंसान आपको पसंद नहीं है? ऐसा लगता है जैसे लड़कों को हक है ये मनवाना कि अगर हमें ये अच्छी लगती है, अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ रहे, तो इस लड़की को हमारे साथ रहना होगा। अब वो सिस्टम में कहाँ से आया? हाँ, अब उसके दिमाग में ये चीज़ें कहाँ से आई? वो चीज़ भी बचपन से निकल के आई। बिल्कुल। क्योंकि उसी जगह में दोनों बहन भाई की परवरिश हो रही है, और उसके बाद लड़के को बचपन से ही ना सुनने की आदत ही नहीं सिखाई गई। हाँ, हमेशा लड़की को बोला जाता है अपने भाई के लिए पानी ला के दो, अपने भाई के लिए ये करके दो, अपने पिता के लिए करके दो। कभी लड़के को नहीं बताया जाता कि जाकर अपने लिए एक गिलास पानी ले लो या अपनी प्लेट उठा के रख दो। मतलब किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं बोला जाता था, जाता है आज भी नहीं, ना नहीं बोला जाता है। लेकिन जब एक लड़की
मतलब अपने अपने लिए सिर्फ एक ना कहने का भी, इवन अरेंज मैरिजेस में भी आप देख लीजिए कि लड़की ना नहीं बोल सकती है, लड़की के पास वो अधिकार होता ही नहीं है, वो लड़का ना बोलेगा। अगर लड़की ने ना बोला तो भाई बेइज्जती हो जाएगी लड़के वालों की। तो यही एक प्रॉब्लम होती है कि जब एक लड़की बाहर से जब वो किसी को प्रपोज कर रहा है, अब उस लड़की ने ना बोला और अचानक से उस लड़के ने कहा कि तुम्हारा तो कोई अधिकार ही नहीं है ना बोलने का, तुम कैसे बोल सकती तुम हो? कैसे ना बोल सकती हो, तुम मेरी नहीं तो तुम किसी की नहीं। तो उसके बाद उसका ईगो हर्ट हुआ, होने के बाद उसने अटैक कर दिया, या रेप या गैंग रेप कर दिया, या मर्डर कर दिया, या एसिड अटैक कर दिया, या उसको इतना चोट पहुंचा दिया कि वो डर के मारे कभी किसी की हो ही नहीं सकती है। उनका ईगो हर्ट हो जाता है। और बेसिकली जो उनकी परवरिश होती है, जैसे वो बढ़ते हैं, हाँ। उनके दिमाग में ये फीड डाला जाता है कि भाई तुम ऊपर हो और लड़कियां हमेशा नीचे रहती है, है। क्योंकि लेकिन ये घर से ही शुरू होता है। बिल्कुल, ये चीज़ें ऐसे ही बाहर निकल के आती हैं और फिर वो क्राइम का मोड बन जाती है। फ़िलहाल अगर हम देखें, जैसे आपने अपना कैंपेन शुरू किया था एसिड सेल रोकने के लिए, स्टॉप एसिड सेल, उस PIL आपने डाला था सुप्रीम कोर्ट में, फिर ये सारी मुहिम आपने छेड़ी थी एसिड सेल को रोकने के लिए। पर अभी हम देखें तो काफ़ी जगहों पर एसिड अब भी मिलती है, वो सिर्फ उस वक्त की बात नहीं है, अभी भी इतने सालों बाद भी आप देखें तो आपको आसानी से एसिड मिल जाती है। एग्जैक्टली मिलती है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो एक अवेयरनेस शॉपकीपर्स के पास होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। तो मैंने ये जो मुहिम छेड़ी है स्टॉप सेल एसिड, ये मैंने सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होके चलाया, क्योंकि आप हर शहर में जा जाके नहीं वो नहीं कर सकते एक एक शॉपकीपर को। तो इसमें अच्छी बात ये कि हर शहर से वॉलंटियर्स मेरे पास जुड़ गए हैं जी। तो अब वॉलंटियर्स का काम ये होता है कि भाई आप एक काम करो, आप अपना फ़ोन, आजकल तो फ़ोन ही सबके पास हाँ होता है, तो आप वही अपनी माध्यम होता है। फ्रेंड की उसमें जेब में रखो, कैमरा ऑन रखो अच्छा। और जाके एसिड मांगो। अच्छा। और उसके बाद वो एसिड दे देते हैं तो आप उनसे बात करो कि उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्ड आता है। अच्छा। और उनसे पूछो कि कानून के बारे में आपको पता है। तो कई शॉपकीपर्स हैं जिन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है कि इस पे कानून भी है। बात यही है, लैक ऑफ अवेयरनेस। ये तो मैंने फिर लोगों से रिक्वेस्ट किया, मैंने ये नहीं कहा कि आप अपना बहुत लंबा मैसेज दो, मैंने लोगों से कहा 1 मिनट का वीडियो, आपका सिर्फ 1 मिनट का वीडियो किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है। बिल्कुल। मैं जाती थी जब शॉपकीपर्स के पास, वो कहते थे हमारे पास तो एसिड ही नहीं है। अच्छा, आप जाते थे तो ऐसा कहते थे हाँ, कि नहीं है? नहीं है। अच्छा। देन मेरे वॉलंटियर्स जाते थे और बोलते थे कि एसिड चाहिए, तो आराम से एसिड अवेलेबल हो जाता था। अच्छा। ये था। उसके बाद फिर मैंने भी उनके साथ छापा मारना शुरू किया। मैं आप पहले जाओ फिर मैं पीछे से आती हूँ। अब जाके जब मैंने पकड़ा तब मैंने बोला कि भाई आप एसिड कैसे बेच सकते हो, कानून आया हुआ है इस पे, जुर्माना है, आप क्या करेंगे आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि हम आज के बाद नहीं बेचेंगे करके। अच्छा। और उन्होंने एक चीज़ ये भी कही कि ये जो एसिड है ये डाइल्यूटेड है, अच्छा। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। नहीं, वाकई में ऐसा होता है? मैंने उनसे एक चीज़ बोली, मैंने कहा चलो एक काम करो। उन्होंने कहा मैं हाथ में डाल के दिखाता हूँ। मैंने कहा आप एक काम करिए, पी के दिखाइए। ये तो बड़ा डेंजरस टास्क दे दिया आपने उनको। तो अब ये चीज़ बोलनी पड़ती है मजबूरन। अब उनको ये चीज़ दिखाने के लिए कि हाँ भाई एसिड कहाँ खतरनाक हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं पीऊँगा तो मैं तो मर जाऊँगा। अच्छा। तो मैंने कहा ऐसे ही जब आपके शॉप से किसी घर पे एसिड जाता है तो वहाँ 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, उसको नहीं पता होता कि एसिड है, क्योंकि ये नॉर्मल बॉटल में आ रही है, वाटर बॉटल में एसिड आ रहे हैं और वो पी लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। और वही डाइल्यूटेड एसिड के मैं आपको बताती हूँ केसेस। पहला केस जो अभी जनवरी का ही है, जो एक बच्ची ने 11 साल की बच्ची ने पानी समझ के पी लिया स्कूल में और उसकी डेथ हो गई। सेकंड, एक दामाद ने अपने 2 साल के बच्चे को और एक सास को अपनी उसी डाइल्यूटेड एसिड से मार डाला। थर्ड, जब किसी को घर में गुस्सा आता है तो वही डाइल्यूटेड एसिड आँख में डाल देते हैं या वो पिला देते हैं, जान से मार देते हैं। फोर्थ केस, जो एक पर्सन थी कानपुर की और उनके हस्बैंड ने उनको बोला, उनकी 5 बेटियां थी, तो उनके हस्बैंड ने बोला चल के चेकअप कराओ लड़का है या लड़की, प्रेग्नेंट थी वो। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं चेकअप कराऊंगी, क्योंकि उनके हस्बैंड को लड़का चाहिए था।
और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं चेकअप कराऊंगी। तो उन्होंने क्या किया, वो जो एसिड था, डाइल्यूटेड एसिड, वो उनके प्राइवेट पार्ट पे डाल दिया। मतलब ऐसे करके वही डाइल्यूटेड एसिड कैसे यूज़ हो रहे हैं आप ये देखिए। जिस डाइल्यूटेड एसिड की बात हो रही है, जो लोग कहते हैं कि इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे कितनी सारी जाने जा रही हैं। ये तो मैंने बहुत कम केसेस आपको बताए हैं। यही मैं रियली शॉक्ड हूँ आपकी इवन बातें सुन के। असम की लड़की है, हाँ, उसके ऊपर भी डाइल्यूटेड एसिड ही डला था। उसका भी हाफ बिल्कुल। बर्न हाँ, हुआ वो था। केसेस काफ़ी सारी आई हैं। एक एडवोकेट थी, उनके ऊपर हुआ था यही डाइल्यूटेड एसिड। और हम लोग काफ़ी सारी ऐसी बातें करते रहते हैं, हर जगह आप जाकर ऐसी बातें करते हो। लेकिन व्हाट यू टोल्ड मी बिफोर कि आप हमेशा एक सिंगर बनना चाहती थी और गाने का आपको काफ़ी शौक है, तो क्या हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप एक गाना हमें अगर थोड़ा सा सुना दो, द अदर फेस ऑफ लक्ष्मी अग्रवाल। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। थैंक यू। वंडरफुल। लता जी भी बहुत मतलब सुनती होंगी तो उनको लगता होगा कि ऐसे आप जैसे गा रही हैं। सीरियसली लता जी का ये गाना मेरा फेवरेट है, मैंने भी काफ़ी जगह पर गाया हुआ है। पर आपको जब मैं सुन रही थी आई वाज लाइक सुन ले पहले, उसके बाद कुछ कहते हैं। एंड वाकई में आप डिज़र्व करती हैं। जितने सारे अवार्ड्स आपको आज तक मिले हैं, जितने रिकॉग्निशन आपको मिला है, और इस साल आपको इंटरनेशनल वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड में मिला है, सही है। यू आर द राइट फेस टू बी चूजन, यू आर द राइट पर्सन टू बी चूजन, एंड योर इंडिविजुअलिटी, आपकी जो पर्सनैलिटी है, सीरियसली इट्स रियली चार्मिंग। एंड मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, यू फॉर अगली इज़ नॉट अ ब्लैक गर्ल, यू शुड नॉट डिपिक्ट दैट। एंड हम सब रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बच्चों के टेक्स्ट बुक से ऐसी चीज़ें हटा दी जाए। बच्चे के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आपकी प्यारी सी पीहू भी है। मैंने काफ़ी जगह पे सुना है कि पीहू आजकल आपके लिए इंस्पिरेशन बनी हुई है। मेरी बेटी है 4 साल की, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे बेटी के रूप में एक बहुत अच्छा दोस्त मिला, और वो बहुत समझदार है। लाइक 14-15 की एज के जो बच्चे होते हैं वो 4 साल के बच्चे में देखने को मिल रहा है। शी इज़ वेरी मैच्योर। हाँ, और एक अलग ही उसको समझना, मतलब वो जिस तरीके से मुझे समझती है तो मुझे काफ़ी खुशी होती है कि मुझे लकली बहुत समझदार बच्चा मिला है, और मेरा बहुत अच्छा मुझे दोस्त मिला है आलोक जी के रूप में। अभी तो मैं सिंगल मदर हूँ। अच्छा। हाँ जी, और मैं खुश हूँ अपनी बेटी के साथ। देन मैं हमेशा यही चाहूँगी कि पीहू अपनी लाइफ में जो भी करना चाहती है वो करे। मैं हमेशा उनके साथ सपोर्ट में खड़ी रहूँगी पीहू के साथ, और हमेशा उनके सपने को पूरा करने की कोशिश करूँगी, और कभी भी अपना सपना उन पे नहीं थोपूंगी, और हमेशा चाहूँगी कि जिस तरीके से आज भी हम एक अच्छे दोस्त हैं, और ऐसे ही हम लाइफ टाइम अच्छे दोस्त की तरह बने रहें। बिल्कुल। तो इसी के साथ, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे कर रही हैं अपनी बेटी के लिए, इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को भी, स्पेशली माओ को, आप एक मैसेज कन्वे करें कि उनको अपने बच्चे को कैसे सपोर्ट करना चाहिए इन एवरी डिफ़िकल्ट टाइम, जैसे आप कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सिर्फ माओ के लिए नहीं है। जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है तो कहते हैं कि पिता के वजह से हो रही है, एक फादर के वजह से हो रही है। जब कुछ ऐसा बुरा होता है तो हमेशा कहा जाता है कि वो मदर के वजह से हो रही है, माँ ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। हाँ, तो हम बड़ों को ये जो चीज़ें हैं ख़त्म करनी पड़ेगी। हम बड़ों को सबसे पहले
क्योंकि चीज़ें हमेशा हम बड़ों से ही बच्चों के अंदर आती है। अगर आप गौर करें अपने बच्चों पे तो हमें उनको सिखाने की जगह उनसे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर की जो मासूमियत है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, वो एक ढांचे की तरह होता है, हम उसको जैसा रूप देते हैं वो वैसा ही रूप लेता है, और हम हमेशा सिखाने पे बिलीव करते हैं। सिखाना गलत नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को उन पे थोप रहे हैं कि हम बहुत सारे पेरेंट्स का सपना होता है मैं ये बनना चाहती थी तो मेरा बच्चा भी वो बने, तो वो चीज़ें ना करे। दूसरा ये कि जब भी एग्ज़ाम के टाइम होते हैं तो उनको स्ट्रेस देने की जगह उनको सपोर्ट करे, उनके साथ मौज मस्ती करे, और उनको एकदम स्ट्रेस में आके ना बोले कि मैंने इतना पैसा लगाया है, तुम्हें पढ़ना ही होगा, तुम्हें पास होना ही होगा, और उनको एक लालच ना दे। हमेशा एक लालच दिया जाता है कि तुम पढ़ोगे तो तुम्हें बाइक दिलाई जाएगी, मोबाइल दिलाया जाएगा, तुम्हारे साथ ये किया जाएगा, वो तुम्हें इस हॉलिडे में लेके जाएंगे, उस हॉलिडे में लेके जाएंगे। मिलती थी एग्जैक्टली क्योंकि कई बार ये लालच नेगेटिव रूप भी ले लेता है। और वो जो एक डर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट्स के अंदर ये होती है कि रिएक्ट, पेरेंट्स हमेशा रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब भी कोई हादसा होता है तो वो सिर्फ आपका बच्चा ही नहीं, आप खुद उसमें जूझते हैं, पूरा परिवार जूझता है। और उसमें सिर्फ आपका एक बच्चा नहीं, अगर आपके 2-3 बच्चे हैं वो भी जूझता है, उसका शिकार वो बच्चे भी होते हैं। समाज किसी को नहीं छोड़ता, किसी को भी नहीं छोड़ता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि पड़ोस ने कौन सी गाड़ी ली है, पड़ोस का बच्चा कितना आगे बढ़ गया है, कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए, पॉजिटिवली होके अपने घर पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपका बच्चा आपसे कोई भी अपने दिल की बात कहता है तो उसको कहने दीजिए। अगर आपको वो चीज़ गलत लगती है तो आप उसको एक दोस्त की तरह समझाइए। अगर आज मैं मेरी बेटी कुछ गलत करती है तो मैं उसको नॉर्मल होके रिएक्ट नहीं करती, कभी भी नॉर्मल होके मैं कहती हूँ कि यार पता है ये गलत था, मतलब बहुत नॉर्मली कि मैं एक दोस्त से कह रही हूँ। आराम से समझ भी जाते हैं जब आप इस तरीके से बोलते हैं। एग्जैक्टली तो हाँ कि पता है ये गलत था, ये चीज़ ना ऐसे होनी नहीं चाहिए थी। तो कहती है अच्छा मम्मा ऐसा नहीं होना चाहिए था, अच्छा ठीक है मैं ये नहीं करूँगी। मतलब जो आपका 1 घंटा 10 घंटा या शायद 1 महीना खराब होता, आपने कुछ मिनटों में उसको ख़त्म कर दिया। सो दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आप कन्वे कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमें इतना टाइम दिया एंड स्पेशली लव्ड योर सॉन्ग। आप सीरियसली अच्छे से फिर गाने को कंटिन्यू करो, लव टू हियर यू एज अ सिंगर ऑल्सो, बिकॉज जो आप चाहते हैं करना ज़िंदगी में वो हमेशा करना चाहिए। वट एवर यू लाइक यू शुड ऑलवेज डू दैट, आई बिलीव दैट एंड यू हैव इंस्पायर्ड मी अ लॉट। थैंक यू सो मच। इतना आप बिजी शेड्यूल में आपने इतना सा टाइम हमें निकाल के दिया। हालांकि मुझे बातें तो और भी करनी थी, क्योंकि आप बिल्कुल एक कहते हैं ना कि किसी से बात करो दिल लग जाए तो फिर लगते ही रहता है, वक्त कैसे बीतता है पता नहीं चलता है। पर क्या करें, आपके पास भी वक्त बहुत कम है, बहुत सारे आगे भी प्रोग्राम से आपके। सो थैंक यू, धन्यवाद, आपने हमें इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। শ্ৰেয়াসী লক্ষ্মী আগৰৱাল আৰু আপোনালোকে দেখিলে কিমান সুন্দৰ আৰু সাৱলীলভাৱে তেওঁ নিজৰ কথাবোৰ আগবঢ়াই নিছে। আৰু দৰাচলতে সমাজৰ কথা চিন্তা নকৰি পিতৃ মাতৃসকলে যদি নিজৰ সন্তানৰ ওপৰত বেছি মনোনিৱেশ কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ সমাজখন আৰু এখন সুন্দৰ আৰু ধুনীয়া সমাজলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগে লগে প্ৰাক বিশেষৰ পৰা মই নৱনীতাত বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।